दोस्तों, हॉरर नाइट के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बस नंबर 27। लेखक यस के। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट के चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मयूर मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। आज जब वो ऑफिस आया तो कुछ अनमना सा उसे लग रहा था। किसी कार्य को करने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। जब ऑफिस से मयूर निकलने वाला था कि तभी उसे घर से फोन आया। मयूर की बहन कोमल जो फोन पर थी वह काफी रो रही थी। तभी मयूर कोमल को बोला, क्या हुआ कोमल, तुम इतनी रो क्यों रही हो? तो कोमल ने रोते रोते ही मयूर को बता दिया, भैया जल्दी घर आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तभी मयूर एकदम जोर से चीखा, क्या, कब, कैसे? मयूर सवाल पे सवाल करता जा रहा था। तभी कोमल बोली, अभी थोड़ी देर पहले उनके सीने में काफी दर्द हो रहा था। डॉक्टर को आते आते काफी देर हो गई थी तो पिताजी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने बताया कि वो हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं। तभी मयूर बोला, ठीक है कोमल, तुम घबराओ मत, मैं अब भी आता हूँ। ऑफिस से घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उसके रूममेट ने उसे पूछा तो उसने जल्दी ही पूरी वस्तुस्थिति उसे बताई। छुट्टी का आवेदन उसने विनोद को पकड़ाया। फिर ऑटो बुलाकर निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। शाम से ही बारिश के आसार थे। काले बादल आसमान में घूम रहे थे। हवा और बादलों का खेल चल रहा था। तकरीबन 8:30 बज गए थे उसे बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते। अंधेरा काफी छाया हुआ था। बिजली कड़कने लगी थी और शाम से लुका छुपी करते बादल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसाने लगे। शहर की बिजली जैसे गुल हो गई थी। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले अपनी अपनी दुकान समेट भाग लिए। बस 4-6 ही यात्री बस स्टैंड पर थे जिन्हें इस समय बहुत जरूरी था। बाकी सब एकदम सुनसान सा और डरावना वातावरण लग रहा था। मयूर अपने पिता के ख्यालों में खो गया था। सबसे छोटा मयूर ही था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डालकर भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की थी। 2 भाई और एक बहन हम थे। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मयूर पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़े भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी ने उनकी शादी कर दी कि बहू आ जाएगी तो शायद
बुरे दोस्त और बुरी संगत छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद मयूर को नौकरी मिल गई और वह मुंबई आ गया। अभी वो ख्यालों के समंदर में गोता ही जा रहा था और बारिश काफी जोर से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निगल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और कर्कश हॉर्न की वजह से मयूर हड़बड़ाकर अपने पिता के ख्यालों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। फिर कंडक्टर चिल्लाया, अब कोई बस नहीं आएगी, चलो जल्दी। ये बस 27 वाली है क्या? नासिक जाएगी क्या? मयूर ने पूछा। तो कंडक्टर बोला, हाँ हाँ बैठ जाओ। मयूर बस में चढ़ गया। अंधेरा गुप्त था। कुछ यात्री पहले से ही उस बस में बैठे हुए थे। बस मिलते मिलते उसे रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, अब तो मैं शायद 12 बजे के बाद ही घर पहुंच जाऊंगा। मयूर एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को काला चश्मा लगाया हुआ था। मयूर ने सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। मयूर ने उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर मयूर के पास आया। मयूर ने नासिक का टिकट बनाने को जैसे ही कहा तो वह चौंक गया, क्योंकि कंडक्टर के हाथ खूब लंबे लंबे नाखून वाले, मुंह आधा जला हुआ और उस कंडक्टर की आंखें ही नहीं थी। मयूर की हालत अब काफी खराब हो गई थी। बस काफी तेजी से चल रही थी और मयूर काफी डर से थर-थर कांपने लगा था। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो सभी यात्री उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। सबके सब एकदम भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी का एक हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था। अचानक ही वह दृश्य काफी डरावना दिख रहा था। बस में पूरा अंधेरा छाया हुआ था और एक लाइट चालू बंद हो रही थी। उसी में वह सब लोग काफी डरावने दिख रहे थे। अचानक ही भयंकर हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम नहीं बचोगे। वो भयानक हंसी बस में काफी गूंज उठ रही थी। अचानक ही मयूर को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने खींचकर उसे जोर से बस से बाहर धकेल दिया। सुबह हुई। मयूर की आंख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसका सर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। रात की घटना सोचकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सही सलामत है। चलती बस से धकेलने पर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी एक कार उसके पास से गुजर रही थी। उस कार में बैठे व्यक्ति ने जब मयूर को सड़क के किनारे देखा तो उसने कार रोकी और मयूर के पास गया और मयूर को बोला, अरे क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छे घर के भी लगते हो। तो मयूर ने बताया कि भाई साहब, कल रात मैं नासिक को जा रहा था। वो बस शायद भूतहा थी या मेरा भ्रम होगा। मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं उस बस से मैं कैसे गिर गया। अब क्या बताऊं भाई साहब, मुझे मेरे पिताजी की अंत्येष्टि में जाना है। मुझे बहुत देर हो रही है। मयूर काफी धीमे स्वर में बोल रहा था। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर
उठाया और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी नासिक को ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मयूर उसके साथ उसकी कार में बैठ गया। उसने बताया कि उसका नाम राहुल है और वह नासिक में ही रहता है और वह पेशे से एक टीचर है। फिर वह बोला कि वैसे मैं इस रास्ते कभी आता नहीं हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि रात को करीब 11 या 12 बजे के बीच में एक 27 नंबर की बस इस रास्ते से गुजरती है और वो भूतहा बस है। जो उसमें चढ़ता है वो बचता नहीं या कहीं लापता हो जाता है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिलती है। राहुल की मदद से मयूर नासिक पहुंच गया था। फिर मयूर ने राहुल को थैंक यू कहकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो बहन का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग मयूर का ही इंतजार कर रहे थे। गांव वालों की मदद से अंत्येष्टि की सामग्री का इंतजाम हुआ था। बड़े भाई ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उसके पास रुपए नहीं है। मयूर ने ही पिता का दाह संस्कार किया। पिताजी का दाह संस्कार होने के बाद उस रात जब सब लोग सो रहे थे तो मयूर बाहर अकेले ही लेटा हुआ था। तभी रात के तकरीबन 12 बज चुके होंगे। तब उसके सामने एक साया आया और वो साया उसे देख रहा था। मयूर की नजर जब उस साये पर गिरी तो वो चीखने वाला था। तभी पिताजी की आवाज उभरी, बेटा मयूर। मयूर। ऐसा अपने पिताजी की आवाज सुनते ही मयूर जोर जोर से रोने लगा। आंसू अभी तक उसने दबा कर रखे थे, अब वो बांध सैलाब बनकर बह रहा था। पिताजी, आप हमें अकेला करके क्यों चले गए? तो पिताजी बोले, बेटा मैं नहीं मरा हूँ, मुझे मार दिया गया है। तो फिर मयूर बोला, क्या? पिताजी आप क्या कर रहे हैं ये? तो पिताजी बोले, बेटा तुझे मालूम ही है कि तेरा बड़ा भाई मंगेश गलत संगत में पड़ गया था। शायद मुझसे ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी तुम लोगों की। मैं तुम लोगों की माँ नहीं बन पाया, इसलिए ही तो सुरेश बिगड़ गया। तभी मयूर बोला, नहीं पिताजी, आपने हम तीनों को ही माँ की कमी नहीं खलने दी। आप चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तभी पिताजी बोले, बेटा मैंने मंगेश को सुधारने की हर संभव कोशिश की, कई जगह पर प्रयास कर उसकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं टिका, सिर्फ आवारागर्दी ही करता रहा। मैंने सोचा कि उसकी शादी कर दूं तो ये शायद सुधर जाएगा। जिम्मेदारी का बोझ बड़े बड़ों को सुधार देता है। मेरे दोस्त की बेटी आंचल, जो काफी समझदार और सुसंस्कृत थी, उसे इस नालायक के लिए दुल्हन बनाकर लाया। कोयले को मैंने सोना पकड़ा दिया। बेचारी की किस्मत मेरी वजह से खराब हो गई। जब से ब्याह कर आई है वो मेरी ही देखभाल के लिए कभी भी मायके नहीं गई। मायके वाले जब भी मिलने आते हैं तो उसे देख वो भाप ही नहीं पाते हैं कि वो कितनी दुखी है। बेटा मैं धन्य था कि मुझे मेरी कोमल बेटी से भी ज्यादा चाहने वाली बेटी समान बहू मिली थी, लेकिन शादी के बाद भी तुम्हारे भाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मुझसे पैसे लेने के लिए वह तेरी भाभी को हथियार बना था ताकि मुझ पर दबाव पड़े, और फिर उसके अनाप शनाप खर्चे के लिए मुझे उसे पैसे देने पड़ते थे। मैं उसे पैसे दे दिया करता, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो मेरी कमजोरी समझकर बहू को मोहरा बना रहा था। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो बहू को काफी मार पीटता था। मैंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत भी बनाई, उसमें से 3 भाग किए, तेरी भाभी, तुम्हारा और कोमल का।
कोमल को मैंने रुपए देने को कहे थे। अचल संपत्ति मैं तुम्हारे और भाभी को दे रहा हूँ ताकि मेरे बाद भाभी के पास संपत्ति रहे और तुम्हारा भाई उसे उस संपत्ति को उड़ा ना सके। और वसीयत मैंने अपने दोस्त शर्मा के पास रखवा दिया था, लेकिन जब मंगेश को ये खबर कहीं से मिली तो वो मुझसे झगड़ने लगा। घर में रात दिन कलह होने लगी। उसने वसीयत मुझसे मांगी और मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने कहाँ रखी है, तो उसने पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन उसे वह वसीयत नहीं मिली। लेकिन 1-2 दिन बाद वो फिर से मुझे वसीयत के बारे में पूछने लगा। फिर भी मैंने उसे उस वसीयत के बारे में नहीं बताया। जब मैं पलंग पर लेटा था तो उसने एक तकिया मेरे मुंह के ऊपर रख दिया और काफी जोर से दबाने लगा और मुझे बोल रहा था कि बताओ वसीयत कहाँ रखी है। लेकिन मैंने उसे नहीं बताया और उसी में वो काफी जोर से मेरे मुंह को तकिए के नीचे दबा रहा था और उसमें ही मेरी मौत हो गई बेटा। ये सब मयूर सुन रहा था तो उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उसके पिताजी बोले कि बेटा शर्मा जी के पास जाकर वसीयत के पेपर ले लो और वकील से बात कर लो और सारी जायदाद तुम्हारे और भाभी में आधी आधी बांट दो। तो फिर मयूर ने ठीक है पिताजी बोला। और तभी मयूर को बस वाली बात याद आ गई। तो फिर मयूर उसके पिताजी को बोला कि पिताजी जब मैं बस से आ रहा था तो मुझे बस से धक्का देने वाले आप थे क्या? तो उसके पिताजी बोले हाँ बेटा, बस से तुम घर के लिए आ रहे थे तो वो बस भूतिया थी। करीब 4 साल पहले उस बस में आग लगी थी। सभी यात्री जल कर मर चुके थे। हर किसी में कुछ ना कुछ वासना थी। सभी अकाल मृत्यु के आगोश में आ गए थे। इसलिए वो हर किसी राहगीर को, यात्री को अपना शिकार बनाते हैं। अब उन्हें इस खेल में काफी मजा आता है। उस बस में जो भी जाता है वो नहीं बचता है। लेकिन उस दिन उस बस से कोई भी नहीं बचता है। लेकिन शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम उस दिन बच गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो साया वहां से गायब हो गया। और फिर मयूर ने जो कागजात शर्मा जी के पास रखे थे वो लेकर वकील के पास लेकर गया और फिर उसकी जायदाद आधी आधी कर दी। और फिर मयूर ने जायदाद को आधी आधी करने के बाद वो फिर से मुंबई में चला गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।